अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 8 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर उसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है हीट कैपेसिटी। हीट हीट से तो बेटे आप वाकिफ़ हैं, ये हरारत होती है। कैपेसिटी से मुराद आप ये भी ले सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की हीट को एब्ज़ॉर्ब करने की कितनी सलाहियत है, या वो अपने अंदर किस हद तक हीट को एब्ज़ॉर्ब कर सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठ सकता है, एक बॉडी अपने अंदर मैक्सिमम कितनी हीट एब्जॉर्ब कर सकती है। वो बेटा एब्जॉर्ब कर सकती है अपने अंदर मैक्सिमम हीट, लेकिन उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे वो डिपेंडेंट होती है बॉडी, और उन फैक्टर्स के हिसाब से वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे वो डिपेंड करती है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन फिल वक्त हमने जो अभी डिस्कस करना है वो हीट कैपेसिटी को है। हीट कैपेसिटी क्या है बेटा? हीट कैपेसिटी किसी भी बॉडी की वो क्वांटिटी है जिसमें वो अपने अंदर थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है बाय 1 केल्विन, यानी कि 1 केल्विन इंक्रीज इन टेम्परेचर के हिसाब से। अब अगर अगर बेटा किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है टाइम के साथ, तो जो अमाउंट ऑफ हीट है बेटा उसके अंदर एब्जॉर्ब होती है, हम उसको किस तरीके से ऐड करेंगे? हम कह देंगे कि भाई हीट कैपेसिटी का डायरेक्ट रिलेशन चले हम बना देते हैं अमाउंट ऑफ हीट के साथ, और इन्वर्स रिलेशन उसका बना देते हैं टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी है। ये क्या है? डेल्टा क्यू बेटा अमाउंट ऑफ हीट है, और डेल्टा टी हमारे पास क्या है बेटा? ये टेम्परेचर है। ठीक है, और जब हमने डेल्टा क्यू की वैल्यू को पुट किया तो हमने क्या गेट किया? डेल्टा क्यू किसके इक्वल था? जो रिसेंटली आप प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ चुके हो, वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है जी एम सी डेल्टा टी के। याद है कि नहीं याद बेटा? मैस एम फोर मैस एंड सी फोर कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में हमने इसको स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट किया था, और डेल्टा टी क्या था? ये उसका चेंज इन टेम्परेचर था। याद है जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था? हमने ये वाला देखें, हमने क्या पढ़ा था कि जो अमाउंट ऑफ हीट है रिक्वायर्ड है उसका डायरेक्ट रिलेशन है मास के साथ, और टेम्परेचर के साथ जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म किया था तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट हो गया था, जिसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम बोलते थे। ठीक है, अब जब हमने उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की, यानी कि डेल्टा क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की एम सी डेल्टा टी, तो क्या होगा बेटे? ये डेल्टा टी कट गया इस डेल्टा टी के साथ, रिमेनिंग क्या रह गया? एम सी। तो हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या रह गया बेटा? एम सी। अब ये जो एम सी है ये हमें बताती है कि एक बॉडी की कैपेसिटी कितनी है, और वो इक्वल हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ मास के और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के। यानी कि एक बॉडी की जो हीट कैपेसिटी है ना वो इक्वल हो जाएगी, प्रोडक्ट मतलब डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। किसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है? एक तो बेटा मास की, और दूसरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। मिसाल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास 5 kg ऑफ वाटर है, 5 kg ऑफ वाटर है, तो वाटर को कितने जॉल हीट एनर्जी की ज़रूरत होगी 1 केल्विन तक अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करवाने के लिए? तो मैस बेटे हमारे पास कितना आ गया? 5 kg। सी क्या है? स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो विच इज़ इक्वल टू 4200 जाउल किलो पर ग्राम पर केल्विन, जो हमने लास्ट टेबल में पढ़ा था, जिसको मैंने बोला था कि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी, एमसीक्यूज़ के भी लिहाज से भी, सॉल्व अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स के भी लिहाज से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होप सो ये आपने अच्छे से याद किया होगा इसको। अच्छा बेटे, तो जब हमने मैस और स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज़ को पुट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो विच इज़ इक्वल टू 21,000 जॉल पर केल्विन, 21,000 जॉल पर केल्विन। तो इससे ये साबित हुआ कि अगर हमारे पास 5 kg वाटर है ना, तो उसको 21,000 जॉल्स ऑफ हीट की ज़रूरत होगी 1 केल्विन तक अपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करवाने के लिए। तो ये जो लार्जर क्वांटिटी है ना किसी भी सब्सटेंस की, वो डिपेंड करता है कि उसकी लार्जर हीट कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बेटे हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है। और एक बात कंसेप्ट है, याद रख लें बेटा, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती,
एमसीक्यूज बन जाए या आपसे वैसे क्यों पूछ ले, क्या एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है? क्या एनर्जी ख़त्म हो जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ये चेंज हो जाती है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ये अपने आप को तब्दील कर लेती है एक हालत से दूसरी हालत में, बट दे नेवर डिस्ट्रॉय। कभी भी ये ख़त्म नहीं हो सकती। अच्छा, मैटर जो होते हैं ना बेटा, वो भी चेंज हो जाते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, बट दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। कभी भी ये भी ख़त्म नहीं हो सकते। हाँ, चेंज ज़रूर होते रहते हैं। ये कभी भी कह लें कि अपनी एक हालत में बरकरार नहीं रहते होते। ये अपनी सराउंडिंग के हिसाब से या ख़ुद हम इनको चेंज करना चाहें, हम इनको आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगर हम आइस की बात करते हैं, क्या होता है? पानी होता है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है। उसको जब हम फ्रीज़ करते हैं, सॉलिड फॉर्म में बन गया, और जब हम उसको ओपन एटमॉस्फेयर में ले आए तो क्या होगा बेटे? मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। मेल्ट क्यों होगा? क्योंकि उसके जो सराउंडिंग में टेम्परेचर होगा वो काफ़ी लो होगा, काफ़ी हाई होगा। तो जो हाई टेम्परेचर है उसकी आदत है, दे ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। तो वो दोनों के टेम्परेचर को स्टेबल करने की कोशिश करेगा जो सराउंडिंग होगा। तो जिससे क्या होगा? आइस मेल्ट हो जाएगी, अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगेन हीट मिलेगी, वो अवेपोरेट होगा, बॉयल होगा। जब अवेपोरेट होगा तो गैसेस बनेंगी, कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। यानी कि ये हमारे नेचर में ये चीज़ मौजूद है कि हमारे जितने भी मैटर होते हैं ना बेटे, चाहे वो सॉलिड हो जाए, चाहे वो लिक्विड हो जाए, चाहे वो गैस हो जाए, वो हमेशा हरकत में रहते हैं। वो हमेशा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट चेंज होने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उनकी सराउंडिंग्स उन्हें मजबूर करती है चेंजिंग्स में। तो ये एक हालत में स्टेबल नहीं रह सकते। अब इन्होंने इसमें हमें क्या बताया वो देख लेते हैं। कहता है मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, फॉर सच अ चेंज टू अकर थर्मल एनर्जी इज एडिड टू और रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस। देखें ना, थर्मल एनर्जी को ऐड करते हुए या रिमूव करते हुए हम मैटर को आसानी से चेंज कर सकते हैं। थर्मल एनर्जी लिक्विड है ना, उसको हमने फ्रीज करना है, यानी थर्मल एनर्जी रिमूव कर रहे हैं। अब जब वो लिक्विड से आइस यानी कि सॉलिड बन गया, उसको हमने अगेन थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करनी है, उसको दोबारा लिक्विड में ले आना है सॉलिड को। यानी कि थर्मल एनर्जी के ऐड और रिमूव करने से क्या होता है? मैटर चेंज हो जाता है। एक्टिविटी 8.1 में क्या कहता है, ये आपने एक दफ़ा अच्छे से खुद पढ़ लेनी है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये नहीं है, बस आपका कंसेप्ट जो है ना इससे मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अभी तक हमने जितना पढ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? जब भी कोई सब्सटेंस बेटा चेंज होता है ना सॉलिड से लिक्विड स्टेट में, वो तब ही चेंज होगा बेटे जब हम उसे हीट प्रोवाइड करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? बातों की तरफ ध्यान देना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है कि जब सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है वो सिर्फ एक ही कंडीशन पे चेंज होता है कि उसको हीट प्रोवाइड की जा रही है, तो वो आसानी से चेंज हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग और फ्यूजन। क्या कहते हैं बेटे? मेल्टिंग और फ्यूजन। और अगर टेम्परेचर इतना हो चुका है कि सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो गया है, तो इस प्रोसेस को हम फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बात समझ आ रही है कि जब सब्सटेंस चेंज होना शुरू हो जाता है सॉलिड से लिक्विड स्टेट में, तो उसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोसेस को मेल्टिंग और फ्यूजन कहते हैं। और एक ऐसा हद टेम्परेचर का जहाँ पे सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो गया, उस पॉइंट को हम फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। इज इट क्लियर? जब बेटा हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं, जब इस प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं और लिक्विड को कूलिंग प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं, तो लिक्विड सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया ना। देखें, लिक्विड को जब हमने कोल्ड किया तो वो चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया? सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया, आइस बन गया। और ऐसा टेम्परेचर, ऐसी हद टेम्परेचर की जिसमें सब्सटेंसेस चेंज होना शुरू हो गए हैं लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट की तरफ,
तो ऐसे प्रोसेस को हम बेटा फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और ऐसा पॉइंट जहाँ पर जाकर वो लिक्विड सॉलिड स्टेट में चेंज होना शुरू हो गया, उस पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट भी कह देंगे। इज इट क्लियर बेटे? अब डिफरेंट सब्सटेंसेस के ना डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ना वो सबका सेम होता है एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एमसीक्यूज बन सकता है बेटे। कंसेप्ट है कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो उनका फ्रीजिंग पॉइंट है ना वो सेम होता है बनिस्बतन उनके मेल्टिंग पॉइंट के, एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बेटा क्या डेफिनेशन है? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी की ज़रूरत है टू चेंज करने के लिए यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को मास है उसका सॉलिड से लिक्विड स्टेट में एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट में लाते हुए उसको विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में बगैर चेंजिंग किए। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। H4 बेटे हीट, एंड स्मॉल एफ साथ में लिखा हुआ है, इट्स फॉर फ्यूजन। और डेल्टा क्यू आपको पता है हीट है, और एफ फॉर फ्यूजन। एंड मैस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू एफ इजिकल टू एम एच एफ। एमसीक्यूज क्या है जी? आइस चेंज एट 0 सेल्सियस इनटू वाटर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस इज, ये वैल्यूज याद रखनी है, 3.36 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 5 जूल किलो पर ग्राम, और 3.36 multiplied 10 की पावर 5 joule heat is required to melt 1 kg of ice into water at 0 Celsius। कितनी अमाउंट ऑफ हीट की हमें ज़रूरत होगी कि हम 1 kg ऑफ आइस को मेल्ट कर दें वाटर में? उसके बाद बेटा इसका एक्सपेरिमेंट है, आपने इसको एक दफ़ा अच्छे से देख लेना है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कंसेप्ट मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है। साथ में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आज की लास्ट डेफिनेशन, उसके बाद हम टेस्ट डिस्कशन की तरफ जाएंगे। कहता है जब हीट जो है ना लिक्विड को दी जाती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट तक उसको ले जाती है, लेकिन उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और वो जो हीट एनर्जी होती है ना जो हम लिक्विड को दे रहे होते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए चेंज कर देती है उसकी स्टेट को लिक्विड से गैस में, क्योंकि एवेपोरेट होना शुरू हो जाती है ना, तो उसको वो चेंज कर देती है लिक्विड से गैस में। अब डेफिनेशन क्या है? वो क्वांटिटी हीट की जो चेंज कर देती है किसी भी मास ऑफ लिक्विड को कंप्लीटली इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे लाते हुए, लेकिन विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं कर रहा, वो सिर्फ उसके बॉइलिंग पॉइंट पे उसको लेके जा रहा है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइज मतलब कि बुखारात बन के वो वेपोरेट हो रहा है, उड़ रहा है, गैसेज में कन्वर्ट हो रहा है। इट इज डिनोटेड बाय HV, H फॉर हीट एंड V फॉर वेपोराइजेशन। डेल्टा Q V ओवर M सेम प्रीवियस फार्मूला, लेकिन यहाँ पर जो याद रखने वाली चीज़ है कि हमें 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल किलो पर ग्राम केल्विन ऑफ हीट की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की ज़रूरत होगी कि हम वाटर को हीट प्रोवाइड करते हुए उसको टोटली वेपोराइज कर दें। नीचे बेटा टेबल है और MCQs। अच्छा ये चैप्टर MCQs के लिहाज से भी बेटे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे MCQs बन रहे हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं सब्सटेंसेस की, लाइक एल्युमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, हीलियम है, लेड, मर्करी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर, इनके मेल्टिंग पॉइंट हैं बेटे, इनके बॉइलिंग पॉइंट हैं, इनके हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि HF की बात कर रहा है, इनके हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी कि HV की बात कर रहा है। ये टेबल आपने अच्छे से मेमोराइज करना है, MCQs के लिहाज से भी बेटा ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपने टेस्ट की तरफ आते हैं, उसके सोल्यूशन की तरफ। पहला सवाल था जी वाई वाटर इज़ नॉट सुटेबल टू बी यूज इन बैरोमीटर, और सेकंड व्हाट मेक्स अ शक्कर प्रेस्ड ऑन अ स्मूथ वॉल स्टिक्स टू इट, व्हाई डज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विद हाइट, व्हाट डज इट्स मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस फॉल सडनली, क्या होता है अगर गिर जाए किसी भी जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या होता है, पास्कल लॉ क्या होता है, हाइड्रोलिक प्रेस, इलास्टिसिटी, अर्शमिदिस प्रिंसिपल एंड व्हाट इज अपथ्रस्ट। इनको देख लेते हैं। पहला सवाल था बेटे जो हमारा
वो था जी, क्या था, वाई वाटर इज़ नॉट सुटेबल टू बी यूज इन अ बैरोमीटर। बैरोमीटर के अंदर हम पानी को इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटा जो मरकरी होता है ना, वो 13.6 टाइम डेंसर होता है वाटर से, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो वर्टिकली होल्ड किए होता है वाटर को, वो 13.6 टाइम द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम होता है उस जगह पर। अगर हम सी लेवल की बात करें ना, तो वो 10.34 मीटर तक होता है। तो यही वजह है कि जो ग्लास ट्यूब है ना, वो मोर देन 10 मीटर लॉन्ग, वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर हम पानी को बैरोमीटर के अंदर इस्तेमाल करें ना, तो वो ग्लास ट्यूब काफ़ी बेटा बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर मरकरी इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वर्टिकली हाइट कम हो जाएगी। डेट्स वाई वाटर इज़ नॉट सुइटेबल, पानी सुइटेबल नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट मेक्स अ शक्कर प्रेस्ड ऑन अ स्मूथ वॉल स्टिक्स टू इट। शक्कर समझते हैं बेटा, आपने अमूमन गाड़ियों में देखा होगा, छोटे छोटे टॉयज़ जो हैं वो अपना प्लास्टिक का जो है ना गोल सा रबर होता है जिसके साथ लगे होते हैं, और वो शीशे के साथ सब किए हुए होते हैं, और बाज़ वॉल्स के साथ भी हम उनको लगा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ टेम्परेचर के डिफरेंस होने की वजह होता है। टेम्परेचर कह रहा हूँ, प्रेशर के डिफरेंस होने की वजह से होता है कि जो प्रेशर इन साइड शक्कर होता है ना, वो बेटा काफ़ी कम होता है, लेकिन जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड होता है वो काफ़ी ग्रेटर होता है। डेट्स वाई वो आसानी से प्रेस्ड हो जाता है वॉल के ऊपर। कहता है, व्हाई डज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विद हाइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट के साथ वेरी क्यों करता है? कहता है, एज वी गो अप, जैसे हम ऊपर की जानब जाते हैं, जो हवा होती है ना, वो कम होना शुरू हो जाती है, कम डेंस होना शुरू हो जाती है, और वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी हिल्स एरिया में जाते हो, माउंटेन्स पे जाते हो, तो आप कहते हो आप जितनी ऊंचाई पे जा रहे हो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो जाता है, हवा कम हो जाती है। डेट्स वाई द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विद हाइट। 7.13, what does it mean when the atmospheric pressure at a plane falls suddenly? ऐसा क्या होता है, ऐसा प्लेस फॉल सडनली, अगर किसी जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तेज़ी से गिर जाए, अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब है कि वहाँ पे तूफान आने वाला है, आंधी आने वाली है, और बारिश आने वाली है। अच्छा, टाइफन, टाइफन क्या है बेटा? यहाँ ये ग्रुप्स ऑफ हम स्टॉर्म कह सकते हैं। अच्छा, आपने इसको देखा होगा कि आपने अमूमन मूवीज़ में भी देखा होगा, टीवीज़ में भी देखा होगा कि बहुत यानी कि गोल सर्कल में, चक्कर में बहुत तेज़ी से हवा रोटेट करती हुई जो है ना मूव कर रही है, उसको हम टाइफन कहते हैं। विल अकर इन अ फ्यू हॉर्स टाइम, और ये काफ़ी मतलब के घंटों तक भी आ सकता है, और काफ़ी घंटे तक भी ये चल सकता है। नेक्स्ट 7.14 इसमें क्या कहता है, व्हाट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड इन वेदर इफ़ द बैरोमीटर रीडिंग शोज अ सडन इंक्रीज। अच्छा, ये हमने क्वेश्चन सारे बहुत डिटेल में बेटा इनको पढ़े हुए हैं, मैं सिर्फ इनका ओवरव्यू दे रहा हूँ। इन केस कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखते हुए इनको क्लियर कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी हद तक इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 7.14 में बेटे कहता है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर पे सडन अपनी रीडिंग को इंक्रीज शो कर रहा है तो क्या होता है? तो इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि भाई जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वो पुअर वेदर को इंडिकेट कर रहा है। पास्कल लॉ क्या भी, अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं बेटा, लिक्विड, एक लिक्विड है ना बेटा, अब वो किसी भी कंटेनर के अंदर बंद है, लिक्विड जाहिर सी बात है कंटेनर के अंदर बंद होगा, और अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? वो इक्वली ट्रांसमिट होता है बगैर किसी पार्ट को लॉस करते हुए। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, लेकिन इसमें सिर्फ आपने उसकी थोड़ी सी वर्किंग को लिखना था, या आप सिर्फ उसकी शॉर्ट में आज डेरिवेशन को भी डिफाइन कर दो तो इनफ होगा डेफिनेशन के साथ। अच्छा, इसमें क्या था कि हमारे पास एक लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया का पिस्टन था, एक स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया का पिस्टन था। अगर हम स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करते थे तो वो लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया के पिस्टन को अपवर्ड लेके जाता था। क्या होता था कि उस लिक्विड इक्वली, वो लिक्विड जो है ना इक्वली प्रेशर को ट्रांसमिट कर रहा है। ये बहुत डिटेल में बेटे हमने इसको पढ़ लिया था। वट इज़ मीन बाय इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? कहता है ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी बॉडी की जिसमें वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाता है जब डिफॉर्मिंग फोर्स ख़त्म हो जाती है, तो डेट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी बेटे हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। अब थ्रस्ट क्या होता है, और एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन। अब थ्रस्ट की डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी, लेकिन यहाँ पे अगेन अब थ्रस्ट की डेफिनेशन को मैं बता देता हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा लिक्विड के अंदर जाता है तो जो अपवर्ड फोर्स उस ऑब्जेक्ट को फेस करनी पड़ती है, डेट इज़ कॉल्ड अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। तो उसको हम क्या कह देंगे? ये अप थ्रस्ट है लिक्विड का, ठीक है। उसके बाद जो हमारा
क्वेश्चन क्वेश्चन था जी, एक्सप्लेन हाउ सबमरीन मूव्स अपर एंड अंडर वाटर। उसमें हमने बेटा पढ़ा था कि सबमरीन के अंदर टैंक होते हैं, जब उसने अंडर वाटर जाना होता है तो उन टैंक्स को सी वाटर से फिल कर लिया जाता है, तो उसका वेट अपर से ग्रेड जो है ना वो इक्वल नहीं रहता, जिससे वो डाउनवर्ड चला जाता है। और जब हमने क्या करना होता है, उसको अपवर्ड लेके आना होता है, तो वाटर पम्प्स की मदद से उनके टैंक्स में से पानी को निकाल लिया जाता है, जिससे वो आसानी से अपवर्ड आके मूव करती है। व्हाट इज़ अ पीस ऑफ स्टोन सिंक इन वाटर। आई थिंक हमारे सबमरीन वाला लास्ट क्वेश्चन था। हम फिर भी इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। जी, सबमरीन वाला एक्स्ट्रा हो गया। और व्हाट इज़ अप टू जस्ट एक्सप्लेन। जी, यहाँ तक हमारे तमाम जितने भी टेस्ट के क्वेश्चन थे उनको हमने सोल्यूशन के हिसाब से देख लिया। होप सो आज का सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगी होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।